मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मूवी का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मूवी के स्टार्ट में हम डैनियल को देखते हैं, जो कि एक जादूगर होता है। वो कार्ड्स का यूज करके सभी लोगों को जादू दिखाता था। अब सीन दूसरे कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है, जिसका नाम मैरिट था। ये एक हिप्नोटाइजिंग मास्टर होता है, जो चुटकी बजाते ही किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। थर्ड कैरेक्टर में हम जैक को देखते हैं। जैक किसी भी लॉक को आसानी से खोल सकता था। और आखिरी जो कैरेक्टर है वो है हेनली। ये सभी जादूगर अलग अलग जगह अपना जादू परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इन चारों पर एक मिस्टीरियस आदमी नजर रखे हुआ था। ये कौन है वो आपको मूवी के लास्ट में पता चलेगा। इधर इन चारों को एक आई सिंबल बना हुआ टेरो कार्ड मिलता है। सभी के कार्ड्स पर एड्रेस और डेट लिखी हुई थी। अब ये चारों उस एड्रेस पर पहुंचते हैं। बिल्डिंग में आते ही उसका डोर लॉक होता है। तभी जैक सबसे कहता है कि मैं इस लॉक को आसानी से खोल सकता हूँ, और वो तुरंत लॉक को खोलकर अंदर आ जाता है। जब ये चारों अंदर आते हैं तो रूम में इन्हें फर्श पर व्हाइट रोज पड़े हुए मिलते हैं, और थोड़ी ही दूर एक पानी से भरा हुआ जार रखा हुआ था। हेनली रोज को उठाकर उस जार में डाल देती है। तभी जार से पानी फर्श पर फैल जाता है, और तभी फर्श से स्मोक प्रोड्यूस होने लगता है। मैरिट पीछे से जब लाइट स्टार्ट करता है, तभी वहाँ प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। इस प्रोजेक्टर में एक आदमी इन चारों को एक शो ऑफर कर रहा था। ये सभी इस टेक्नोलॉजी को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, और यहीं से सीन एक साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ ये चारों एक साथ वेगस में शो कर रहे थे। इसी शो में एक आर्थर नाम का आदमी भी था, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी का मालिक होता है। आर्थर इस शो का स्पॉन्सर होता है। दूसरी तरफ हम थेडियस को देखते हैं, जो कि जादूगरों को एक्सपोज करने का काम करता था, और इस शो में भी ये चारों की एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन गार्ड्स इसका कैमरा छीन लेते हैं। ये चारों पूरी ऑडियंस के सामने बताते हैं कि आज रात वो बैंक लूटने वाले हैं। ये ऑडियंस में से किसी एक बंदे को रैंडमली चुनते हैं और उसे स्टेज पर बुला लेते हैं। यहाँ ये जिस बंदे को स्टेज पर बुलाते हैं, ये उसी से उसका खुद का बैंक खाली करवाने वाले थे। पहले तो ये चारों बंदे इसकी बैंक डिटेल लेते हैं, जिसके बाद डैनियल इसको साइन किया हुआ कार्ड और इस शो की टिकट देकर कहता है कि पैसे गायब होने के बाद कार्ड और टिकट वहीं पर छोड़ देना। जिसके बाद ये लोग इसको एक हेलमेट पहनाते हैं। ये चारों अपने जादू के जरिए इसे इसके ही बैंक में भेजने वाले थे, जो कि पेरिस में होता है। इसे पेरिस भेजने के लिए हेनली स्टेज पर टेलीपोर्ट होने वाली मशीन लाती है, और मशीन ऑन होते ही ये बंदा बैंक में पहुंच जाता है। ये सारी चीजें शो में आई हुई ऑडियंस लाइव टीवी पर देख रही थी। यह आदमी सच में बैंक के लॉकर में था। यहाँ बहुत सारे पैसे थे। जिसके बाद ये आदमी पहले तो कार्ड और टिकट को वहाँ रखता है, और अपने हेलमेट के बगल में लगे हुए बटन पर क्लिक करता है। तभी ऊपर लगी हुई वेंटिलेशन मशीन ऑन हो जाती है। अब सारा पैसा वेंटिलेशन पाइप से होते हुए डायरेक्ट शो में गिरने लगता है। ऑडियंस तो यहाँ पागल ही हो जाती है, क्योंकि ये सारे पैसे असली थे। दूसरी तरफ जब बैंक खुलता है तो उन्हें वहाँ पैसों की जगह शो की टिकट और साइन किया हुआ टैरो कार्ड मिलता है। इस रॉबरी की वजह से ये चारों हर जगह फेमस हो गए थे, और इनके पीछे अब पुलिस भी लग चुकी थी। कुछ ही टाइम में पुलिस वाले इन चारों को अरेस्ट करके स्टेशन ले आते हैं। यहाँ पर हम एक FBI एजेंट, जिसका नाम डेलन था, उसे देखते हैं, जो कि इस रॉबरी केस को हैंडल करने वाला था। इसके साथ एल्मा भी इस केस पर काम कर रही थी। सबसे पहले डिलन उस आदमी के पास जाता है, जो कि उस वक्त बैंक के लॉकर में था। ये सभी को बार बार यही बोल रहा होता है कि उसने चोरी नहीं की। वो तो सिर्फ 3 सेकंड में उस हेलमेट की हेल्प से वेगस से सीधा पेरिस पहुंच गया था। तभी एल्मा सबको बताती है कि शायद इस दौरान इसे हिप्नोटाइज किया गया हो, और तभी ये आदमी टेबल पर चढ़कर कुछ अजीब सी एक्टिविटीज करने लगता है, जैसे कि ये किसी म्यूजिक को प्ले कर रहा हो। अब डिलन इन चारों से एक एक करके इंटेरोगेशन शुरू करता है, लेकिन FBI के पास कोई प्रूफ नहीं था कि इन्होंने ही चोरी करवाई है, तो वो न चाहते हुए भी इन्हें छोड़ देते हैं। तभी एक FBI एजेंट डेलन को बताता है कि उस शो में जादूगरों को एक्सपोज करने वाला थेडियस भी था, तो तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए। जिसके बाद तुरंत ही डिलन थेडियस के पास पहुँचता है। पूछताछ के दौरान एल्मा थेडियस से लाइनन श्राइक के बारे में पूछती है, जिसपे थेडियस बताता है कि श्राइक एक आम जादूगर था। वो 30 साल पहले बॉक्स में लॉक होकर नदी में गया था, लेकिन उसका जादू फेल होने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस हादसे में मेरा कोई हाथ नहीं था, फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि सारी गलती मेरी थी। इस मूवी में जादूगरों को हॉर्समैन नाम से बुलाया गया है।
जिसके बाद थेडियस इन दोनों को बताता है कि आखिर कैसे हॉर्समैन ने बैंक को लूटा था। सबसे पहले वो इन दोनों को लेकर ऑडिटोरियम में आ जाता है। थेडियस उसी हेलमेट को डिलन को पहना देता है और उसे टेलीपोर्ट मशीन पर खड़ा करके मशीन ऑन कर देता है। जैसे ही मशीन ऑन होती है, डिलन नीचे बने हुए एक रूम में गिरता है जो कि हूबहू पेरिस के बैंक जैसा था। यानी कि हॉर्समैन पब्लिक को चूतिया बना रहे थे। लेकिन उन चारों ने चोरी के लिए जिस बंदे को यूज किया वो उसके बारे में सारी चीजें पहले ही पता कर चुके थे। जिसके बाद मैरिट ने स्टेज पर चढ़ते ही उसे हिप्नोटाइज कर दिया। यानी कि चोरी तो हुई थी लेकिन उन लोगों ने पहले ही चोरी कर ली थी। बाकी जितनी भी चीजें शो में दिखाई जा रही थी वो सिर्फ दिखावा था। इस बात पर डिलन कहता है कि लेकिन बैंक में जो नकली पैसे रखे थे उसे उन लोगों ने कैसे गायब कर दिए। जिस पे थेडियस कहता है कि वो फ्लैश पेपर से बने हुए थे जिसे जादूगर हमेशा यूज करते हैं। इससे न ही धुआं उठता है और न ही ये सबूत छोड़ता है। अब सीन आर्थर पर शिफ्ट होता है जो कि इन चारों को लेकर किसी दूसरे शो के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ FBI शो वाली जगह के बाहर पहुंच चुकी थी। एल्मा डिलन को मैजिक के बारे में बताती है लेकिन डिलन का ध्यान तो उन चारों को पकड़ने की तरफ था तो वो एल्मा की बात को इग्नोर कर देता है। अब इस शो में थेडियस, डिलन और आर्थर तीनों मौजूद थे। आर्थर इन चारों का स्पॉन्सर था। अब ये हॉर्समैन अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। वो शो के बीच में आर्थर को स्टेज पर बुलाते हैं। तभी डैनियल शो में आए हुए सभी लोगों को अपने अपने बैंक डिटेल चेक करने के लिए कहता है। पीछे से जैक एक बहुत बड़ा चेक लेकर आता है जो कि आर्थर के बैंक का था और उसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो इस चेक पर लिखे हुए थे जो कि थे $140 मिलियन। अब मैरिट शो में आए हुए लोगों को दोबारा से अपना बैंक बैलेंस चेक करने को कहता है। जब ये लोग अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो उसमें अमाउंट बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर वहां आए सारे लोग बहुत खुश हो रहे थे लेकिन दूसरी तरफ उतना ही अमाउंट आर्थर के अकाउंट से कम हो रहा था। देखते ही देखते आर्थर का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। जिसके बाद हॉर्समैन सबसे बताते हैं कि इस शो में आए हुए सभी लोगों को हमने जानबूझकर बुलाया है क्योंकि आप सभी ने अपने बुरे वक्त में अपनी सारी चीजें खो दी थी और आप लोगों का सिर्फ एक ही कंपनी से इंश्योरेंस था, वो थी आर्थर की कंपनी। बुरे वक्त में भी आपको कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया था तो इसीलिए अब आपको सारे पैसे मिल चुके हैं। आर्थर हॉर्समैन से कहता है कि क्या ये सब शो का हिस्सा है, लेकिन पब्लिक की खुशी देखकर आर्थर समझ जाता है कि उसे हॉर्समैन ने लूट लिया है। पुलिस जल्दी से स्टेज पर पहुंचती है लेकिन हॉर्समैन वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ एल्मा डैनियल को पकड़ने ही वाली थी कि तभी डैनियल वहां से भाग निकलता है। हॉर्समैन के हाथ से निकल जाने पर डिलन यहाँ काफी उदास हो जाता है क्योंकि हर तरफ FBI का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सीन आर्थर पर शिफ्ट होता है जो कि थेडियस से कहता है कि क्या तुमने उनके साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन थेडियस कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। आर्थर हॉर्समैन को एक्सपोज करने के लिए थेडियस को बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर करता है लेकिन थेडियस यहाँ ज्यादा कुछ कहता नहीं है। जिसके बाद हम डिलन को देखते हैं जिसके फोन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। वो अपने फोन को लेकर ऑफिस में आता है जहां उसे पता लगता है कि इस फोन में किसी ने माइक्रोचिप लगाई हुई है जिससे कि चिप लगाने वाले ने डिलन का पूरा फोन हैक कर लिया होता है। अब ये सारी चीजें कोई और नहीं बल्कि हॉर्समैन ने की थी। इसी वजह से वो FBI से एक कदम आगे रहते थे। यहाँ डिलन वो चिप वापस लगवाता है और हॉर्समैन की लोकेशन पता चल जाती है। डिलन सभी ऑफिसर से कहता है कि उनके घर की बिजली पानी सब काट दो और मैं उन्हीं के जाल से उन्हीं को पकड़ूंगा। दूसरी तरफ हॉर्समैन सारे डॉक्यूमेंट जलाकर वहाँ से भागने वाले थे। तभी बाहर FBI की टीम आ जाती है। टीम को देखकर 3 लोग वहाँ से भाग निकलते हैं लेकिन जैक वहीं रुक जाता है और सारे डॉक्यूमेंट जलाने लगता है। जैसे ही ये तीनों बाहर आते हैं थेडियस इनके पीछे लग गया था क्योंकि थेडियस अब आर्थर का साथ देने वाला था। दूसरी तरफ जैक सारा कुछ जलाकर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन डिलन उस पर हमला कर देता है। काफी हाथापाई के बाद भी जैक डिलन को चकमा देकर कार से फरार हो जाता है। डिलन उसका पीछा करता है लेकिन भागते टाइम जैक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। FBI उसकी कार ब्लास्ट होने से पहले ही वो डॉक्यूमेंट ले लेती है और थोड़ी देर में ही कार ब्लास्ट हो जाती है। इधर ये तीनों जैक की मौत से काफी उदास थे। दूसरी तरफ डिलन को थेडियस का कॉल आता है। वो इसे बताता है कि तुम्हारी साथी एल्मा पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ थेडियस डिलन के दिमाग में ये डाल रहा था कि एल्मा हॉर्समैन के साथ मिली हुई है। डिलन थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि तभी FBI का सीनियर डिलन को इस केस से हटा देता है क्योंकि हॉर्समैन ने सारी इन्फॉर्मेशन डिलन के फोन से ही ली थी। वो प्राइवेट सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्टर के पेपर थे जिसने $1 मिलियन की करप्शन की थी।
इसके पीछे पुलिस भी काफी टाइम से लगी हुई है। अब हॉर्समैन इस कॉन्ट्रैक्टर को लूटने वाले थे। ये केस भी डिलन ही संभाल रहा था। जब हॉर्समैन ने डिलन का फोन हैक किया था तो उसी फोन में उन्हें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल भी मिली थी। सीनियर सबको बताते हैं कि वो सारे पैसे एक हाईली सिक्योर लॉकर में हैं, जिसके बाद सभी FBI पूरी फोर्स के साथ उस वेयर हाउस में पहुंचते हैं, लेकिन वहां से लॉकर गायब हो चुका था। जब ऑफिसर सिक्योरिटी से पूछते हैं कि लॉकर कहाँ गया, तो सिक्योरिटी वाले बताते हैं कि FBI के ऑफिसर ने हमें लॉकर हटाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन ये चीज सुनकर ऑफिसर इस बात से मना कर देता है। तभी अचानक से वो ऑफिसर म्यूजिक पर डांस करने लगता है, यानी कि उसे भी हिप्नोटाइज किया गया था। डिलन जल्दी से बाहर आता है और अभी वो ट्रक बाहर ही था, तो सारे ऑफिसर जल्दी से जाकर उस ट्रक को रोकते हैं और उसकी तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन FBI का चीफ कहता है कि क्यों ना हम इस ट्रक का पीछा करें और हॉर्समैन के पास पहुंच जाएं। सारे लोग चीफ की बात मानकर ट्रक के पीछे जाने लगते हैं। तभी एक FBI एजेंट हॉर्समैन का वीडियो दिखाता है, जो कि काफी वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अब पीछे नहीं हटने वाले, तो आधे घंटे में हमारा शो शुरू होने वाला है। और ये वहीं पर अपना शो करने वाले थे जहाँ ये डॉलर से भरा हुआ ट्रक जा रहा था। जैसे ही ट्रक लोकेशन पर पहुंचता है तो उसके डोर को एक लड़की खोलने आती है। तभी सारे डिटेक्टिव उसे घेर लेते हैं। पीछे से थेडियस यहाँ पर आता है और तभी डिटेक्टिव का सारा शक थेडियस पर चला गया। थेडियस सबसे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह ट्रक का पीछा कर रहा था और जब ट्रक यहाँ आके रुका तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ये जगह पुराने जादूगरों की रिहर्सल की जगह हुआ करती थी। यहाँ पर थेडियस ये भी कहता है कि तुम्हें लगता है कि लॉकर के अंदर पैसे हैं। ये बात सुनते ही FBI एजेंट जल्दी जल्दी लॉकर को खोलने लगते हैं और थेडियस की कही हुई बात सच हो जाती है। वहाँ पर पैसों की जगह बलून्स थे। ये चीज देखकर डिलन के तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शो शुरू होने वाला था। ये सारी चीजें यहीं पर छोड़कर डिलन शो में आता है, जहाँ हॉर्समैन खुद न आके स्क्रीन पर लाइव आते हैं। FBI उन्हें खोजते हुए छत पर जाने लगती है, लेकिन एल्मा डिलन से कहती है कि FBI वाले गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। पहले तो डिलन मना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है और हॉर्समैन को खोजने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ तीनों हॉर्समैन स्टेज पर डमी रखकर सबको चकमा दे देते हैं और खुद तीनों बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चढ़कर पब्लिक को बाय कहते हैं और वहाँ से कूद जाते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि ये तीनों तो यहाँ आए ही नहीं थे, लेकिन जाने से पहले वो सारे पैसे पब्लिक में उड़ा देते हैं। पब्लिक पैसे देखकर पागल सी हो गई थी। तभी यहाँ एक FBI एजेंट नोटिस करता है कि ये सारे पैसे तो नकली हैं और वो जल्दी से जाके ये बात डिलन को बताता है। अब डिलन यहाँ अपना दिमाग लगाता है और असली पैसों को खोजने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ थेडियस पार्किंग एरिया में अपने कार को चालू कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार को खोलता है उसपे $1 मिलियन रखे हुए थे। सारे पैसे जमीन पर गिरने लगते हैं। तभी यहाँ FBI एजेंट पूरी टीम के साथ आते हैं और थेडियस को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद डिलन उससे मिलने जाता है। थेडियस इससे कहता है कि तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है, उन्होंने तुमको चूतिया बनाया है। असल में जब तुम लोग उस वेयर हाउस में गए थे तो लॉकर वहीं पर था, बस उन्होंने लॉकर के आगे रूम जैसी ही एक शील्ड बना दी थी ताकि तुम लोगों को लगे कि लॉकर चोरी हो गया है। जब सारे FBI और गार्ड ट्रक के पीछे भागे थे, इसी बीच असली लॉकर को तोड़कर उसमें से पैसे निकाल लिए गए थे और ये पैसे निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक था। यानी कि जैक जिंदा होता है। जितना भी पहले आपने देखा वो सब हॉर्समैन का प्लान था। उन्होंने कार के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही जैक की कार बदल दी थी। डिलन ये सारी बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्लान आखिर क्यों बनाया। थेडियस भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। डिलन यहाँ थेडियस से कहता है कि मुझे अब सारी कहानी समझ आ गई है। हो सकता है तुमसे किसी ने बदला लिया हो। लायनल श्राइक तो तुमको याद ही होगा, उसे तुमने एक्सपोज किया था और उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। ये सारी चीजें कहते हुए डिलन जेल से बाहर आ जाता है। फिर वो थेडियस से बताता है कि जिसने तुमसे बदला लिया है उसने उस कंपनी को भी टारगेट किया जिसने उस वक्त उनके परिवार की मदद नहीं की, यानी कि ऑथर की कंपनी है, और उन्होंने उसी बैंक को लूटा जिसने उस टाइम श्राइक की फैमिली को पैसे देने से मना कर दिया था, यानी कि क्रेडिट रिपब्लिकन पेरिस, जिसे हॉर्समैन ने स्टार्टिंग में लूटा था। अब थेडियस कहता है कि ये किसी बड़े खिलाड़ी का काम है। दूसरी तरफ चारों हॉर्समैन सेंट्रल पार्क के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। वहाँ एक पेड़ पर लिखा था लायनल श्राइक। उसी पेड़ के बीच में एक टेरो कार्ड लगा हुआ था।
सभी हॉर्समैन अपना अपना टैरो कार्ड निकालते हैं और एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही टैरो कार्ड जुड़ते हैं उसमें एक आंख दिखती है। उसे ये चारों पेड़ के बीच में बने हुए टैरो कार्ड पर स्कैन करते हैं। तभी अचानक से सेंट्रल पार्क की लाइट ऑन हो जाती है। दूसरी तरफ हम इस पूरी मूवी की मिस्ट्री खुलते हुए देखते हैं, जहां अपने मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी को देखा था जो कि हॉर्समैन पर नजर रखे हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि डिलन था, जो कि लायनन श्राइक का बेटा होता है। डिलन ही इन सभी से अपने फादर के मौत का बदला ले रहा था और यही 5वां हॉर्समैन भी था। अब डिलन के फादर के साथ क्या हुआ था उसकी डिटेल आपको मूवी के सेकंड पार्ट में मिलेगी। दूसरी तरफ डिलन इन चारों के पास आता है। इन चारों को भी अभी तक नहीं पता था कि इनका बॉस कौन है। ये सभी डिलन को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं। अब डिलन इन्हें आई कम्युनिटी के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं आई कम्युनिटी के लिए काम करता हूँ, तो अब से तुम्हारा भी आई कम्युनिटी में वेलकम है। इसी के साथ मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।